नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज की इस म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। यदि आप स्टेट 2024 या मित्रों बीपीएससी टीआरई 3 की मित्रों यदि तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की क्लास में मित्रों हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 7 पढ़ेंगे। यदि मॉक टेस्ट नंबर 7 डायरेक्ट में यदि मित्रों आप देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि 1 2 3 4 5 6 मॉक टेस्ट आप जरूर देख लें। मित्रों आज की क्लास में 80 प्रश्न न रह करके कुल 68 प्रश्नों का संग्रह मित्रों लाए हैं। इस चैनल पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे मित्रों म्यूजिक की क्लास लिए जाते हैं, अतः क्लास को प्रतिदिन जरूर ज्वाइन करें। और यदि इस चैनल पर मित्रों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को मित्रों सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, इस प्रकार बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर मित्रों आप केयर कीजिए बारीकी से। पहला प्रश्न आपका है कि गायक जब गले को अपेक्षा नाक से ही स्वर निकालकर गायन किया करते हैं तब यह कंठ के किस दोष से युक्त माना जाता है। ठीक है, ए में तुम्बकी, बी में स्नायु नासिक, सी में मित्रों कंपित, डी में आपका काफी है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा स्नायु नासिक, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि एक कुशल गायक को किसका सूक्ष्म अभ्यास अपेक्षित है। ए में स्वर साधना का, बी में ताल साधना का, सी में अंश साधना का, डी में मित्रों सौष्ठ साधना का। तो मित्रों कमेंट्स ऑफ फर्स्ट आंसर दीजिए। सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर, माने स्वर साधना का। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है सामवेद की ऋचाओं होगा। सामवेद की ऋचाओं का गायन उदात, अनुदात और स्वरित इन 3 स्वरों के अंतर्गत होता था। इस गान क्रिया को किससे संबोधित किया जाता है। ए में मित्रों देवगान, बी में राभगान, सी में मित्रों सामगान, डी में आपको जाति गान। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सभी प्रश्न मित्रों स्टेट और बीपीएससी म्यूजिक टीचर के लिए मित्रों तैयार किए गए हैं, अतः सभी क्लास को आप जरूर ज्वाइन करें और सभी को टेस्ट में आप अपना कमेंट्स में आंसर जरूर देते। मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सामगान। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है राग विशेष के अंतर्गत स्वर रचित रचना जो मुग्धकारी होती है उसे क्या कहते हैं। ए में सरगम, बी में बंदिश, सी में धुन, डी में आपका गीत है। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा बंदिश, ऑप्शन नंबर बी है। एक चीज मित्रों आपको जरूर बोलेंगे, यदि जीवन में आप सफल होना चाहते हैं, यदि जीवन में आप सफल होना चाहते हैं तो प्रतिदिन एक छोटा सा टारगेट फिक्स कीजिए। टारगेट होता, उस टारगेट को पूरा करने में मित्रों अपना पूरा दिन लगा दीजिए, आगे आने वाला समय आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि संगीत के किस उस्ताद ने यह कहा कि मैं कलाकार नहीं हूं, मैं संगीत भिक्षुक हूं, मेरी जाति संगीत है और कर्म भी संगीत है। ए में पंडित ओमकार नाथ, बी में मित्रों उस्ताद अलाउद्दीन का, सी में रविशंकर साहब, डी में आपका बेगम अख्तर साहब। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दें। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खां इस बात को बोले थे कि मैं कलाकार नहीं हूं, मैं संगीत भिक्षुक हूं और मेरी जाति भी क्या है, संगीत है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा कि न कलासु न संगीते सेवाय नार्यस्व स्त्रियाम न शौर्य न च तपसी साहित्य रमते मता यस्य मुक्ता खला किवम वा नर रूपम पशुचसा। मित्रों इसका हिंदी आपको बता रहा है, कला संगीत सेवा नम्रता स्त्री शौर्य तप और साहित्य में जिसका मन न रमे वह स्वतंत्र नर रूपधारी दृष्ट पशु होता है। उक्त कथन किस गुरु का है। ए में आपका वाल्मीकि, बी में आपका शुक्राचार्य, सी में वशिष्ठ ऋषि, डी में मित्रों गुरु द्रोणाचार्य। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुक्राचार्य जी का यह कथन था। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों द्वारा स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। यह कथन किसका है। ठीक है, ए में आपका महादेवी वर्मा का, बी में हरिवंश राय बच्चन का, सी में निराला साहब का, डी में मित्रों दिनकर साहब का। तो
तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि महादेवी वर्मा। एप्पल आंसर क्या है, सही है। मित्रों सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में आप जरूर दें। मित्रों यह मॉक टेस्ट नंबर 7 है, ठीक है। और लास्ट में आप जरूर बताएं कि आपका कितना प्रश्नों का आंसर सही हुआ। मित्रों प्रश्न आपका है, नाम वसामी वैकुंठे योगिनाम हृदय न च, ठीक है। मित्रों यह एक प्रकार का श्लोक है। यह श्लोक संगीत में देवत्व की महत्ता को निमित्त नारद को संबोधित करते हुए कहा गया। यह किस ग्रंथ से उदित है? ए में संगीत परिजात, बी में चाणक्य नीति, सी में मित्रों महापुराण और डी में आपका है श्रीमद् भगवद गीता। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा महापुराण, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। साहित्य संगीत कला विहीना साहस तत्सद पशु पुषा विषानहीना, यह कथन किसका है? मित्रों भरत साहब का, शुक्राचार्य का, नारद साहब का, भर्तृहरि का। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको, यह जो कथन है भर्तृहरि का, ऑप्शन नंबर डी आपका मित्रों सही है। मित्रों इस चैनल में यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो आप चैनल को जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दे ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग बढ़ सके। प्रश्न है, ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद है श्रेष्ठ स्त्री उससे भी बढ़कर दुर्लभ है सुंदर संगीत, ठीक है मित्रों। यह स्टेटमेंट किसका था? यह उक्ति किस पश्चात कवि की है? ए में जॉर्ज अब्राहम, बी में जॉर्ज मेरेडिथ, सी में मित्रों जॉन मिल्टन, डी में आपका विलियम शेक्सपियर साहब। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज मेरेडिथ का है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, संगीत में अभ्यास शब्द के समानार्थक उर्दू का प्रचलित शब्द क्या है? ए में नियाज, बी में ख्याल, सी में रियाज, डी में मित्रों अंदाज। तो मित्रों बताइए संगीत में शब्द जैसे अभ्यास है उसका उर्दू में किस नाम से जाना जाता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उर्दू में उसको रियाज बोलते हैं, यानी बोलता ना कि संगीत का रियाज कर रहे हैं। तो मित्रों हम लोग जो हिंदी में संगीत का जो अभ्यास बोलते हैं उसको उर्दू में क्या बोला जाता है? रियाज बोला जाता है, ठीक है मित्रों। इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, राग के स्वरों को विलंबित लय में विस्तार करने की क्रिया को आलाप कहते हैं। तो राग के स्वरों को द्रुत गति में विस्तार करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ए में विस्तारन, बी में संकुंचन, सी में तान, डी में मित्रों लंघन है। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों आपको उसको तान बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिए। अगला प्रश्न आपका है, निम्नांकित में कौन एक संगीत जीवी जाति है? संगीत जीवी जाति है। ए में ब्राह्मण, बी में भट्ट, सी में बहुरूपिया, सी में मित्रों मिरासी। तो मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर बहुत ज्यादा लड़का लोग ब्राह्मण दे देगा, परंतु जैसे निम्न में से कौन सी एक संगीत जीवी जाति है? तो मित्रों इसका आंसर है मिरासी, एक जाति होता है जिसका पेशा ही है ओनली फॉर संगीत। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न है, हाथ से ताल देने वालों को क्या कहते हैं? ए में प्रहरक, बी में पानी वादक, सी में पातक, डी मित्रों पादक। तो मित्रों फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दें कि सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर होगा कि जो हाथ से ताली दिया जाता है, क्या हाल ताली किया जाता है उसको मित्रों पानी वादक बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों अगला प्रश्न आपका है, युगल रूप से गायन अथवा वादन को क्रिया को क्या कहते हैं? ए में समूह गान, बी में जुगलबंदी, सी में मित्रों जोड़ीबंदी, डी में आपका कोरस है। तो मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है कि युगल रूप से गायन अथवा वादन क्रिया को क्या कहते हैं? तो मित्रों उसको जुगलबंदी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों अगला प्रश्न आपका है, जो स्वर राग रचना के साथ साथ जैसे पद रचना का भी होता है उसे क्या कहते हैं? ए में मित्रों कथक, बी में गायक, सी में वाग्यकार, डी में मित्रों गंधर्व। तो मित्रों बताइए कि जो स्वर राग रचना के साथ साथ पद रचना का भी होता है, पद रचना भी हो जाता है उसे क्या कहते हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वाग्यकार बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों अगला प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि जो प्राचीन तथा नवीन दोनों प्रकार के संगीतों का पूर्ण ज्ञाता हो और गुरु परंपरा से प्राप्त शिक्षा अनुसार स्वर का तालबद्ध, ठीक है,
चीजों के शुद्ध रूप में प्रस्तुत करता है उसे क्या कहते हैं? ए में गायक, बी में नायक, सी में गंधर्व, डी में मित्रों पंडित है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उसको नायक बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि जब उत्पन्न ध्वनि दोबारा या तिबारा तक सुनाई पड़े इस क्रिया को क्या कहते हैं? ए में प्रतिध्वनि, बी में अनुध्वनि, सी में प्राध्वनि, डी में मित्रों प्रवर्तित ध्वनि। बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि जब उत्पन्न ध्वनि दोबारा या तिबारा सुनाई पड़े उसको मित्रों हम लोग बोलते हैं प्राध्वनि। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। 7 स्वरों के नियमित व्यवस्था क्रम को क्या कहते हैं? ए में पंचक, सी में मित्रों अष्टक, डी में सप्तक और सी में सप्तक, डी में मित्रों दशक। तो 7 स्वरों के नियमित व्यवस्था क्रम को क्या कहते हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में ही छिपा हुआ है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा उसको सप्तक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बारीकी से कि जब दो समान कंपन को मतलब फ्रीक्वेंसी को बहुत वस्तुओं को पास पास रखकर किसी एक ध्वनि से उत्पन्न की जाए तो दूसरी वस्तु स्वतः ही कंपित होने लगती है। ध्वनि कंपन इस स्थिति को क्या कहते हैं? ए में प्रतिध्वनि, बी में मित्रों आवृत्ति ध्वनि, सी में अनुवाद, डी में मित्रों पराध्वनि। तो मित्रों फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको पराध्वनि, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मित्रों इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। जिन रागों में वादी स्वर पूर्वार्ध अर्थात सा रे ग म प के अंतर्गत है उसे पूर्ण राग कहा जाता है, परंतु जिन रागों का वादी स्वर उत्तरार्ध अर्थात म प ध नि सा के अंतर्गत है उन्हें क्या कहेंगे? ए में पूर्वांगवादी राग, बी में उत्तरांगवादी राग, सी मित्रों विवादी राग, डी में अनुवादी राग। ठीक है, अनुवांगवाद अनुनांगवादीवाद। ठीक है, तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुनांगवादीवाद। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिए। अगला प्रश्न आपका है 12 बजे दिन से 12 बजे रात्रि तक की अवधि को संगीतज्ञों ने पूर्वकालिक राग कहा है। तो 12 बजे उत्तर रात 12 बजे रात्रि से 12 बजे दिन की अवधि को गायक या गाय बजाए जाने वाले राग को क्या कहते हैं? ए में मित्रों उत्तरकालिक राग, बी में प्रातःकालिक राग, सी में सायंकालिक राग हो जाएगा और डी मित्रों पूर्वकालिक राग। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा बारीकी से। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा एप्पल। एप्पल कहने का मतलब उत्तरकालिक राग। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि किसी राग में निबंध ऐसी रचना जिसमें राग के लक्षण अर्थात गायन, सम, ठाठ, वादी, वर्जित जैसे वर्जित स्वर आदि वर्णित रहे क्या कहते हैं? ए में मित्रों देसी गीत, बी में लोकगीत, सी में मार्गी गीत, डी में मित्रों लक्षण गीत है। तो मित्रों फट से आप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इसको लक्षण गीत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि मध्यकालीन संगीत में राग रागनी पद्धति प्रचलित थी, तो आधुनिक काल में कौन सी पद्धति प्रचलित है? ए में गायन पद्धति, बी में वादन पद्धति, सी में राग पद्धति, डी में मित्रों थाट राग पद्धति। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि आधुनिक काल में जो मित्रों पद्धति प्रचलित है उसको थाट राग पद्धति बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। सातों स्वर की क्रमानुसार वह व्यवस्था जो आरोह एवं अवरोह दोनों स्थितियों में हो तथा रंजकता से दूर सैद्धांतिक रूप से उनमें राग उत्पन्न करने की क्षमता हो क्या कहलाती है? तो मित्रों ए में आपका बाट, बी में राग, सी में गान, डी में मित्रों तान। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको एप्पल, मतलब उसको बाट बोला जाता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है स्वर वर्षों का यह सुसज्जित समूह जो हमारे मन को किसी न किसी रूप में आनंद तथा रंजकता प्रदान करता है क्या है? ए में थाट, बी में राग, सी में तान, डी में मित्रों गान है। तो मित्रों फट से आप कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मित्रों उसको राग बोला जाता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा और यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तब चैनल को मित्रों अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मित्रों म्यूजिक का या फिर आर्ट ऑफ टीचिंग का या फिर मैथ और रीजनिंग का मित्रों जब भी चैनल पर क्लास मित्रों अपलोड किया जाए तो मित्रों आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत चला जाए।
प्रश्न है कि ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, औढ़त्व, साढ़त्व, अल्पत्व, बहुत्व, मंद्र और तार, ये 10 लक्षण किससे संबंधित हैं? ए में ताल, बी में नाट्य, सी में राग, डी में मित्रों वाद्य है। तो मित्रों बताइए, फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इसको मित्रों हम लोग बोलते हैं राग बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। जिन रागों में 5 स्वर लगते हैं उन्हें किस जाति का राग कहते हैं? ए में औरव, बी में साड़व, सी में संपूर्ण, डी में मित्रों अपूर्ण है। तो मित्रों बताइए कि जिन रागों में 5 स्वर लगते हैं उन्हें किस जाति का राग कहते हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, उसको औरव जाति का राग कहते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि 6 स्वर वाले राग की जाति क्या होती है? ए में साड़व, बी में आड़व, सी में अपूर्ण, डी में मित्रों अपूर्ण है। तो मित्रों बताइए कि 6 स्वर वाले रागों की जाति को मित्रों साड़व कहते हैं। ये फल आंसर आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। संपूर्ण जाति के रागों में कितने स्वर प्रयुक्त होते हैं? संपूर्ण जाति के रागों में कितने स्वर प्रयुक्त होते हैं? तो मित्रों ए में आपका 5 है, बी में 6 है, सी में 7 है, डी में मित्रों 8 है। तो मित्रों बताइए कि संपूर्ण जाति के रागों में जो है से कितने स्वर प्रयुक्त होते हैं? तो मित्रों संपूर्ण जाति के रागों में मित्रों आपको जैसे 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका मित्रों कि आरोह अवरोह की दृष्टि से औडव और संपूर्ण एक दूसरे से मिलकर कितनी उपजातियों का जैसे सृजन लिखाएगा, सृजन करती है? ए में 7, बी में 8, सी में मित्रों 9 और डी में है 10। तो मित्रों फट से आप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 9। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है अस्थाई, आरोह, अवरोह एवं संचारी किसके प्रकार हैं जिसका संबंध गायन वादन के क्रम में विभिन्न क्रियाओं से है? ए में जाति, बी में वर्ग, सी में तो राग होगा, डी में थाट है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर देगा। स्थाई, आरोह, अवरोह एवं संचारी किसके प्रकार हैं? तो मित्रों आपको बताते चलें यह जो से वर्ग के प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि उत्तर भारतीय मतलब हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कितने, ध्यान दीजिए कितने तो मित्रों कितने थाट यहां पर होगा, कितने थाटों, ठीक है, कितने थाटों का निरूपण किया गया है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका ए में है 12 हो जाएगा, सी मित्रों 16, बी में 16, सी में 32 और डी मित्रों 10 है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब 10 आंसर सही है। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। निम्नांकित थाट में कौन सा थाट हिंदुस्तानी संगीत के 10 थाटों से भिन्न है? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है कल्याण, बी में भैरवी, सी में पूर्वी, डी में मित्रों रूपवती है। तो मित्रों 35 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा रूपवती। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है संगीत में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? ए में 3, बी में 4, सी में 6, डी में मित्रों 8 है। तो मित्रों फट सब कमेंट्स में आंसर दे कि संगीत में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं। तो मित्रों संगीत में जैसे कुल आपको 4 प्रकार के वर्ण माना गया है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। एक ही स्वर के बार बार उच्चारण करते ऊपर या नीचे जाने आने की क्रिया को क्या कहते हैं? ए में आरोही वर्ण, बी में अवरोही वर्ण, सी में अस्थायी वर्ण, डी में मित्रों संचारी वर्ण। ठीक है। तो मित्रों फट से आप कमेंट्स में आंसर दे। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, मतलब अस्थायी वर्ण बोला जाता है मित्रों। इस प्रकार अगला प्रश्न आपका है नीचे के स्वरों से ऊपर के स्वरों की ओर जाने की क्रिया को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है? आरोही, अवरोही, अस्थायी या संचारी? मित्रों वर्णों की संख्या 4 हम बताए थे। तो नीचे के स्वरों से ऊपर के स्वरों की ओर जाने की क्रिया को मित्रों क्या कहते हैं? तो मित्रों उसको आरोह कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि ऊपर के स्वरों से नीचे के स्वरों की ओर उतरने को कौन सा वर्ण कहते हैं? ए में अस्थायी, बी में संचारी, सी में अवरोह, डी में मित्रों आरोही। तो मित्रों बताइए कि ऊपर के स्वरों से नीचे के स्वरों की ओर उतरने को कौन से वर्ण कहते हैं?
तो मित्रों इसको बारीकी से आपको आंसर कमेंट्स में देना जरूरी है। तो मित्रों इसको अवरोही कहेंगे, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। और नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो आरोही कहेंगे, और ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो अवरोही कहेंगे। अगला प्रश्न आपका है स्वरों की वह क्रमबद्ध श्रृंखला जिसे लगाने पर राग की सुंदरता बढ़े तथा विविध वर्षों के आधार पर सुसज्जित रहे उसे क्या कहते हैं? ए में राग, बी में अलंकार या पलटा, सी में था, डी में मित्रों मेल है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको अलंकार या पलटा कहते हैं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। गायन तथा वादन के क्रमशः गीत तथा गत की रचना के द्वितीय चरण पा द्वितीय भाग को क्या कहा जाता है? ए में स्थायी, बी में अंतरा, सी में संचारित, डी में मित्रों अभोगी। तो मित्रों फट से आप कमेंट्स में आंसर दे कि गायन तथा वादन के क्रमशः गीत तथा गत की रचना के द्वितीय चरण पा द्वितीय भाग को क्या कहते हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ये पल, मतलब उसको मित्रों अस्थाई बोला जाता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। गायन तथा वादन के क्रमशः गीत तथा गत की रचना के द्वितीय चरण या द्वितीय भाग को क्या कहा जाता है? ए में स्थायी, बी में अंतरा, सी में संचारित, डी में मित्रों अभोगी है। तो मित्रों फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दे। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतरा कहा जाता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। गायन वादन अथवा नर्तन के क्रम में धीमी गति बरतने को विलंबित लय, ठीक है, विलंबित लय सामान्य अर्थात न अधिक धीमी न अधिक तेज गति बरतने को मध्य लय कहते हैं। तो तेज गति बरतने को किस लय से संबोधित किया जाएगा? ए में तीव्र, बी में दोगुन, सी में द्रुत, डी में मित्रों शीघ्र। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न में आंसर छुपा हुआ था, जो तेजी से होगा उसको मित्रों द्रुत लय के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है गायन वादन तथा नृत्य को ताल एवं लय सहित प्रस्तुत करने की विद्या को क्या कहते हैं? ए में संगीत, बी में नाट्य, सी में नर्तन, डी में मित्रों वादन है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उसको संगीत बोला जाता है। मतलब गायन वादन और नृत्य के सामूहिक रूप को साहित्य में क्या बोलते हैं? संगीत बोला जाता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। भरत ने कितनी संगीत पद्धतियां हैं? भरत साहब ने कितने संगीत पद्धतियां मानी है? ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में मित्रों 4। तो भरत साहब के अनुसार मित्रों संगीत पद्धतियों की संख्या 2 है, उत्तरी संगीत पद्धति और दक्षिणी संगीत पद्धति। अगला प्रश्न आपका है कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति भारतवर्ष के किस क्षेत्र में प्रचलित है? ए में पूर्वी भारत में, सी में पश्चिमी भारत में, बी में पश्चिमी भारत में, सी में उत्तरी भारत में, डी मित्रों दक्षिणी भारत में। तो मित्रों हिंदुस्तानी संगीत पद्धति जो मित्रों प्रचलित है वो आपको उत्तरी भारत में मित्रों प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति भारतवर्ष के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो मित्रों ए में दक्षिण क्षेत्र, बी में पूर्वी क्षेत्र, सी में मित्रों पश्चिमी क्षेत्र, डी में आपका उत्तरी क्षेत्र। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कि दक्षिणी भारत जो है दक्षिणीय क्षेत्र में मित्रों दक्षिणी भारतीय संगीत दक्षिणीय क्षेत्र में मित्रों प्रचलित है। ए पल आंसर आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। किन्हीं दो वस्तुओं के टकराहट या संघर्षण जब नियमित या नियंत्रित एवं श्रृंखलाबद्ध, ठीक है, रूप से किए जाते हैं तो उससे उत्पन्न ध्वनि का स्वरूप क्या होता है? ए में आपको स्वरयुक्त ध्वनि, बी में कर्णकट्टु ध्वनि, सी में मित्रों संगीत की ध्वनि, डी में आपका कोलाहल ध्वनि। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा संगीत की ध्वनि। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। नाद के कुल कितने प्रकार हैं? ए में आपका 2, बी में 3, सी में 4, डी में मित्रों 5। यदि आप इस प्रश्न का आंसर नहीं देते हैं तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि नाद के कितने प्रकार है मित्रों हम बहुत बार बता चुके हैं। तो मित्रों नाद के कुल 2 प्रकार हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। सामान्य स्थिति में दो वस्तुओं के स्पर्शघात से उत्पन्न वह नाद जिसे हम स्थूल कानों से सुनते हैं वह कौन सा नाद है? तो मित्रों ए में आपका है अनाहत नाद, बी में आहत नाद, सी में श्रुति नाद, डी मित्रों अश्रुति नाद। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आहत नाद। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट करना मित्रों न भूलें। अगला प्रश्न आपका है कि अध्यात्म साधना के क्रम में
ध्यान एवं समाधि की अवस्था में अयोग्यता के परे अनुभूति जन्य नाद को क्या कहते हैं? ए में आहत नाद, बी में श्रुति नाद, सी में मित्रों अगोचर नाद, डी में अनाहत नाद। तो मित्रों आप फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अनाहत नाद, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि गायन वादन में स्वर का यह सूक्ष्म भाग जिसे सुनकर एक दूसरे को अलग अलग स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके क्या कहते हैं? ए में श्रुति, बी में स्पर्श, सी में नाद, डी में मित्रों ध्वनि। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाए एप्पल, मतलब उसको श्रुति कहते हैं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर कीजिएगा। एक सप्तक के अंतर्गत श्रुतियों होगा, श्रुतियों, ठीक है, श्रुतियों की संख्या कितनी है? ए में मित्रों 10, बी में 72, सी में 22 और डी में मित्रों 20। तो बताइए एक सप्तक के अंतर्गत श्रुतियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में देना अति आवश्यक है। तो मित्रों एक श्रुति में कुल जो है एक सप्तक में कुल श्रुतियों की संख्या 22 होती है। सभी मित्रों का आंसर सही है, इसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद। इसी तरीके से सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में आंसर दे और लास्ट में आप जरूर बताइए कि आपका कितना आंसर सही हुआ। प्रश्न मित्रों की संगीत उपयोगी ध्वनियों का असमूल रूप नाद है, तो नाद का सूक्ष्म अंश क्या है? ए में स्वर, बी में राग, सी में श्रुति, डी में मित्रों ध्वनि है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मित्रों उसको श्रुति कहते हैं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। श्रुति के ए अंश जिनकी संख्या 7 है, जो स्वयं शोभित है, कर्ण प्रिय है, मधुपूर्ण है तथा राग का संगीत आधार है क्या है? ठीक है, ए में नाद, बी में राग, सी में ध्वनि, डी में मित्रों स्वर। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उसको स्वर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है ईश्वरों के श्रृंखलाबद्ध या क्रमबद्ध चलन को संगीत की भाषा में क्या कहते हैं? ए में अभ्यास, सी में अलंकार, डी में सरगम और सी में सरगम, डी में मित्रों साधना। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल। मित्रों अर्थात कहने का मतलब है कि अभ्यास आंसर क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर कीजिएगा कि जब सातों स्वर अपनी निश्चित श्रुतियां होगा, निश्चित श्रुतियों पर स्थित रहते हैं, तब उन्हें क्या कहते हैं? ए में विकृति स्वर, बी में मित्रों शुद्ध अथवा प्राकृतिक स्वर, सी में तीव्र स्वर, डी में मित्रों अचल स्वर। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और उसको मित्रों शुद्ध अथवा प्राकृतिक स्वर बोला जाता है। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा बारीकी से कि षड्ज और पंचम स्वर जब अपने निश्चित स्थान से ऊपर या नीचे नहीं खिसकते थे, अर्थात इनका कोई विकृति स्वर नहीं होता, तो इस स्वर को किस प्रकार से संबोधित किया जाता है? ए में चल स्वर, बी में अचल स्वर, सी में विकृति स्वर, डी में मित्रों तीव्र स्वर। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा अचल स्वर। मित्रों उसको बोला जाता है जो अपने स्थान से नहीं खिसकता ऊपर या नीचे, उसको क्या बोलते हैं? अचल स्वर बोलते हैं मित्रों। इस प्रकार अगला प्रश्न आपका है, एक सप्तक के अंतर्गत रे, ग, म, ध तथा ये 5 स्वर ऐसे हैं जो अपने निश्चित स्थान से ऊपर या नीचे खिसकते हैं या यही उनकी प्रवृत्ति होती है, किस नाम से पुकारा जाता है? ए में विकृति या चल स्वर, बी में मित्रों अचल स्वर, सी में शुद्ध स्वर, डी में मित्रों प्राकृत स्वर। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा विकृत या चल स्वर। ठीक है, इस प्रकार मित्रों इस प्रश्न का आंसर एप्पल सही है। अगला प्रश्न आपका है, स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोह कहते हैं, तो उतरते हुए क्रम को क्या कहते हैं? ए में आपका संचारी, बी में आरोह, सी में अचल, डी में मित्रों चल। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उसको अवरोह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, निम्नांकित स्वर व्यवस्था किस क्रम में है? जैसे नी, ध, प, म, ग, रे, सा किस स्वर में? आरोह में, संचारी में, अवरोह में या विवादी में? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा उसके मित्रों अवरोह कहते हैं, क्योंकि सभी में नीचे की ओर मित्रों उतरा हुआ, तो जो स्वर नीचे की ओर उतरा हुआ रहेगा उसको अवरोह कहते हैं, और जो स्वर ऐसे ऊपर की ओर मित्रों चढ़ा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? आरोह कहते हैं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, 7 स्वर अर्थात सा, रे, ग, म, प होगा, यहाँ पर प, ध, नी, ध होगा। ठीक है, ध, नी के समूह को क्या कहते हैं? ए में अलंकार, बी में सप्तक, सी में पलटा और डी में मित्रों स्वर। तो मित्रों 7 स्वरों के जैसे जो समूह है इसको मित्रों हम लोग क्या बोलते हैं? तो सप्तक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा मित्रों।
कि सप्तक के कुल कितने प्रकार होते हैं। ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में मित्रों 4 है। तो मित्रों फट सब कमेंट्स में आंसर दे कि सप्तक के कुल कितने प्रकार होते हैं। तो सप्तक के कुल 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है, साधारण या औसत स्वरों से नीचे के स्वरों वाले सप्तक को क्या कहते हैं। ए में मंद्र सप्तक, बी में मध्य सप्तक, सी में तार सप्तक, डी में मित्रों तीव्र सप्तक है। तो मित्रों बताइए कि साधारण या औसत स्वरों के नीचे के स्वरों वाले सप्तक को क्या कहते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, उसको मित्रों मंद्र सप्तक कहते हैं। एप्पल आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि साधारण या औसत स्वरों वाले सप्तक को क्या कहते हैं। ए में मंद्र सप्तक, बी में मध्य सप्तक, सी में तार सप्तक, डी में मित्रों तीव्र सप्तक है। तो मित्रों आप बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन मित्रों बार बार आ रहा है और बार बार हमको बताने पड़ रहा है, इसलिए कमेंट्स में आप जरूर आंसर दें। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मध्य सप्तक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न जो कि आज का अंतिम प्रश्न मित्रों, मध्य सप्तक से ऊंचे स्वरों को किस सप्तक के अंतर्गत रखा गया है। ए में मंद्र सप्तक, बी में मध्य सप्तक, सी में तीव्र सप्तक, डी में मित्रों तार सप्तक है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि मध्य सप्तक से ऊंचे स्वर को किस सप्तक के अंतर्गत रखा गया। तो मित्रों उसको तार सप्तक के अंतर्गत रखा गया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों यहाँ पर आपको प्रस्तुत कर दिया गया। कुल 66 प्रश्न था। अब आप कमेंट्स में आंसर जो से फटाफट बताएं कि कुल आपका कितना प्रश्नों का आंसर सही हुआ, ताकि हम भी जान सके कि जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया बच्चे कितने सक्सेस हो रहे हैं और कितना मेहनत कराने की जरूरत है। मित्रों अतः यहाँ पर आज की क्लास यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, कमेंट कर ले। और मित्रों इस चैनल पर स्टेट, बीपीएससी, डीएसएसबी, नेट, केबीएस या ईएमआरएस की मित्रों तैयारी करवाया जाता है। प्रतिदिन क्लास को आप जरूर ज्वाइन करें और मित्रों इस चैनल को अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।